तो एक एवरेज इंसान 60 से लेकर 80 साल ही जीता है, जिस वजह से इंसानों के लिए उनकी एज बहुत ज्यादा मैटर करती है। पर सुपर हीरोज की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, क्योंकि सुपर हीरोज की दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए उनकी एज एक नंबर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल की दुनिया के इन्हीं सारे कैरेक्टर्स की बात करते हैं और जानते हैं उन 15 कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी एज पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा है, या फिर यूं कहे कि वो कैरेक्टर्स एज में सबसे बड़े हैं। तो ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने मार्वल की सिविल वॉर 1 कॉमिक सीरीज, सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज और यहाँ तक कि अब तो सीक्रेट एम्पायर कॉमिक सीरीज को भी खत्म कर दिया है। तो अगर आप सभी ने अभी तक उन कॉमिक सीरीज को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अब इन कॉमिक सीरीज के बाद हम आगे मार्वल की इन्फिनिटी वॉर कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कॉमिक सीरीज मार्वल कॉमिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमिक सीरीज है। तो अगर आप सभी को ये कॉमिक सीरीज चाहिए और आप इसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में आप यस या फिर ओके लिख सकते हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियोस और कॉमिक सीरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप उधर अपना काम करिए और इधर मैं अपना काम करता हूँ और इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नंबर 15, थैनोस। तो मैड टाइटन थैनोस एक इटर्नल डेविएंट हाइब्रिड है जो कि पैदा हुआ है सैटर्न के मून टाइटन के ऊपर। थैनोस एक इटर्नल फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर बात करें थैनोस की एज की, तो थैनोस की एज लगभग 1000 ईयर्स है, या फिर इससे भी कई ज्यादा। थैनोस का पूरा प्लेनेट रिसोर्सेज की कमी से मारा जाता है और इसीलिए अपने प्लेनेट की हालत देखकर थैनोस बाकी के प्लेनेट्स पर जाकर उनकी आधी आबादी को मारने लगता है, ताकि वो उन प्लेनेट्स के ऊपर बैलेंस बना सके। पर इसी तरह से आगे चलकर एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन के स्नैप की वजह से थैनोस मारा जाता है। पर एक बात तो श्योर थी कि अगर आयरन मैन थैनोस को नहीं मारता तो मैड टाइटन थैनोस आगे भी हजारों सालों तक जिंदा रहता। नंबर 14, लोकी। तो थॉर का सौतेला भाई लोकी ओरिजिनली एक फ्रॉस्ट जायंट है, जिसे थॉर के फादर ओडिन तब अडॉप्ट करते हैं जब वो उसके फादर लोफी को बैटल में हरा देते हैं। क्योंकि उस वॉर के बाद ओडिन लोकी को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने मैजिक की मदद से उसे एक एसगार्डियन बना देते हैं। लोकी की एज की बात करें तो लोकी ऑलमोस्ट 1100 साल का है, यानी कि 1.1000 ईयर्स का। नंबर 13, थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर सबसे पावरफुल एसगार्डियन गॉड्स में से एक है और ये एसगार्डियन गॉड हजारों सालों से जिंदा है। अगर थॉर की एज की बात करें तो थॉर की एज 1500 साल से भी ज्यादा है और इन 1500 सालों के अंदर उसने अपने एज के डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है। और ये आंकड़ा बिल्कुल ऑफिशियल है, दुश्मनों का नहीं बल्कि थॉर की एज का। क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब थॉर रॉकेट रकून और ग्रूट के साथ मिलकर स्टॉर्म ब्रेकर लेने के लिए नेडेविलियर जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो उसे बताता है कि उसकी एज 1500 साल है। और अब क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स को कई साल बीत चुके हैं, इसीलिए थॉर बड़े आराम से 1500 साल से भी ज्यादा बड़ा है। नंबर 12, वेलकरी। तो वेलकरीज की एज थैनोस, लोकी और इवन थॉर से भी ज्यादा है। वेलकरी फीमेल वॉरियर्स की वो आर्मी है जो कि एसगार्ड की प्रोटेक्शन किया करते थे और इसीलिए वेलकरीज को एसगार्ड की रॉयल फीमेल आर्मी भी कहा जाता था। बट एमसीयू के अंदर अभी सिर्फ एक ही वेलकरी जिंदा है, जिस वेलकरी का नाम है ब्रूहनडाइल, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारी वेलकरीज मारी जा चुकी है। और वो भी तब जब सारी वेलकरीज को ओडिन ये ऑर्डर देते हैं कि उन्हें हेला को पकड़ना है। और फिर जब वो सारी वेलकरीज हेला को पकड़ने जाते हैं, तब हेला अकेली वेलकरीज की पूरी आर्मी को खत्म कर देती है, जिसके बाद उन सभी में से सिर्फ एक ही वेलकरी जिंदा रह पाती है। अगर वेलकरी की एज की बात करें तो एसगार्ड की इस फीमेल वॉरियर की एज बड़े आराम से 5000 साल से भी ज्यादा है और ये चीज हमें एमसीयू में भी पता लगती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वेलकरीज एसगार्ड की तब प्रोटेक्शन किया करती थी जब थॉर पैदा भी नहीं हुआ था। नंबर 11, हेला। तो मौत की देवी हेला ओडिन की पहली संतान है और ये तो हम सभी जानते हैं कि हेला थॉर से भी बड़ी है, क्योंकि जब थॉर पैदा भी नहीं हुआ था तब उससे भी पहले से ही ओडिन और हेला मिलकर नाइल रियाम्स को कॉन्कर कर चुके थे। लेकिन आगे चलकर जब ओडिन ने अपनी लड़ाइयां रोक दी, तब जाकर भी हेला का लालच खत्म नहीं हुआ, जिसके चलते ओडिन को हेला को हेल के अंदर कैद करना पड़ा। और इसीलिए तब से लेकर 1500 सालों तक हेला हेल डायमेंशन के अंदर कैद रही, जो कि फिर बाहर आई थॉर रग्नारॉक के अंदर ओडिन के मरने के बाद। अब थॉर की एज 1500 साल है और इन 1500 सालों में जाकर थॉर अब जाकर जवान हुआ है। इसीलिए अगर इसी नजरिए से हेला को देखा जाए तो उसकी एज भी बड़े आराम से 3 से 4000 साल हो सकती है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो हेला की एक्चुअल एज 5000 साल से भी ज्यादा है और कई जगहों पर तो हेला की एज को वेलकरीज की एज से भी ज्यादा बताया गया है, जिस वजह से हेला इस लिस्ट के अंदर वेलकरीज से ऊपर है।
नंबर 10 इटर्नल्स एंड डेविएंट्स। अब वैसे तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर इटर्नल्स एक बहुत ही पावरफुल रेस है, लेकिन अगर बात करें एमसीयू की, तो एमसीयू की इटर्नल्स मूवी के अंदर सभी इटर्नल्स को सिर्फ एक रोबोट जैसा बताया गया है, जिन्हें सेलेस्टियल्स ने अपने फायदे के लिए क्रिएट किया था। हालांकि तब भी ये सेलेस्टियल्स इंसानों से बहुत सिमिलर है, क्योंकि न सिर्फ इनका अपीयरेंस इंसानों की तरह है, बल्कि इनके अंदर भी इंसानों की तरह इमोशंस है और ये सोचते भी इंसानों की तरह ही है। अब इटर्नल्स की एज की बात करें तो टेक्निकली देखा जाए तो इटर्नल्स की एज मिलियंस ऑफ ईयर्स है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक ही इटर्नल को सेलेस्टियल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक यूज करते हैं, जहां पर उनका ये काम होता है कि वो सभी लोगों की डेविएंट से प्रोटेक्शन करें, और काम खत्म होने पर यानी कि सेलेस्टियल्स के पैदा होने पर ये उस पूरी जगह के खत्म होने के साथ ही खुद भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद सेलेस्टियल्स एक नई मेमोरी और एक नई पर्सनैलिटी के साथ इन इटर्नल्स को नई जगह पर भेजते हैं, और इस तरह से इन इटर्नल्स का रीबर्थ होता है। और इसीलिए इनकी एज को मिलियंस ऑफ ईयर्स कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कई हजारों सालों के बाद ये इटर्नल्स फिर से रीबर्थ लेते हैं। और इसीलिए अगर बात करें एमसीयू में दिखने वाले करंट इटर्नल्स की, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया था कि वो सभी इटर्नल्स अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट 7000 सालों से है, क्योंकि 7000 साल पहले ही सेलेस्टियल्स ने उन्हें यहाँ पर भेजा था। और इसीलिए अगर इसी आंकड़े को माना जाए तो एमसीयू के अंदर इटर्नल्स की एज बड़े आराम से 7000 साल है। नंबर 9 ओडिन। तो अब यहाँ पर ओडिन को देखते ही सबसे पहले आप सभी के दिमाग में यही आएगा कि ओडिन इस लिस्ट में इटर्नल्स से ऊपर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं थॉर की एज बता रहा था तभी मैंने आपको ये बताया था कि एक एसगार्डियन 5000 सालों तक जीता है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक एवरेज एसगार्डियन बड़े आराम से 5000 सालों तक जीता है, पर जो एसगार्डियन एसगार्ड की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि थॉर, हेला, फ्रीगा और ओडिन, ये सिर्फ हजारों साल नहीं बल्कि लाखों साल जीते हैं। और अगर बात करें ओडिन की एज की, तो ओडिन 5 लाख साल से भी ज्यादा है। और इस बात का एक छोटा सा हिंट हमें थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर भी दिया गया था, जहां पर जब थॉर सर्टर के सामने बंधा होता है, तभी वो सर्टर से ये कहता है कि उसे लगा था कि उसके फादर ओडिन ने उसे लाखों साल पहले मार दिया है। और यहाँ पर थॉर हाफ ऑफ मिलियन वर्ड का यूज करता है, जिसका मतलब होता है 5 लाख साल। और इसीलिए अगर इस बात पर गौर करें तो इसके अकॉर्डिंग ओडिन की एज 5 लाख साल से भी कई ज्यादा है। नंबर 8 मेलेकिथ। तो अगर आप सभी मेलेकिथ को भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वही कैरेक्टर है जो कि थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर मेन विलन था। मेलेकिथ डार्क एल्व्स का रूलर है, जो कि हर वक्त सिर्फ रियलिटी स्टोन को हासिल करने की सोचता है, और ये रियलिटी स्टोन को हासिल करने के लिए तब से जंग लड़ रहा था जब थॉर का फादर ओडिन भी पैदा नहीं हुआ था। मेलेकिथ लाखों सालों से जिंदा है, और इन लाखों सालों के दौरान उसने एसगार्डियन रॉयल फैमिली की 3 जनरेशंस को देखा है, जो कि है ओडिन के फादर बोर, फिर ओडिन और फिर थॉर। और इसीलिए अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो मेलेकिथ की एज 10 लाख साल से भी ज्यादा है। नंबर 7 द वॉचर्स। तो वॉचर्स की रेस एमसीयू के सबसे पुराने रेस में से एक है। वॉचर्स की रेस के अंदर ऐसे कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो कि है तो बहुत पावरफुल, लेकिन ये यूनिवर्स के अंदर सिर्फ देखने का काम करते हैं और सब जगह देखकर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, पर कभी भी किसी भी चीज के बीच में इंटरफेयर नहीं करते। मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के अंदर हमने वॉचर रेस के सिर्फ एक वॉचर को देखा था, जिसका नाम था उआटू द वॉचर, पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर वॉचर्स की पूरी रेस को दिखाया गया है, जो कि सभी साथ मिलकर पहले एक ही प्लेनेट पर रहा करते थे। ये वॉचर्स बहुत अच्छे होते हैं, पर एक बार जब इन्होंने दूसरे ग्रहों की मदद करने के लिए उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजीज दी, तब उन सभी ग्रहों ने आपस में एक दूसरे को मार लिया, जिसके बाद वो सब देखकर वॉचर्स ने डिसाइड किया कि आज के बाद वो किसी के भी बीच इंटरफेयर नहीं करेंगे। वॉचर्स मार्वल यूनिवर्स में करोड़ों सालों से हैं, और ये मार्वल यूनिवर्स के अंदर करोड़ों सालों से सिर्फ इसी तरह घूम रहे हैं। नंबर 6 कलेक्टर। तो कलेक्टर वही कॉस्मिक बीइंग है जिसे मारकर थैनोस ने रियलिटी स्टोन को हासिल किया था। हालांकि एमसीयू के अंदर कलेक्टर को काफी वीक दिखाया गया है, पर अगर मैं बात करूं मार्वल कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में कलेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो करोड़ों सालों से जिंदा है। कलेक्टर की एज बिलियंस ऑफ ईयर्स है, क्योंकि ये तब से एग्जिस्ट करता है जब से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था। नंबर 5 ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर कलेक्टर का ही भाई है, और इन दोनों की एज भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। कलेक्टर और ग्रैंड मास्टर को यूनिवर्स के एल्डर्स कहा जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्स के सबसे पुराने बीइंग्स में से एक है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही इन दोनों का भी बर्थ हो गया था। हालांकि ये दोनों भाई पैदा कैसे हुए इस बारे में तो कोई नहीं जानता, पर ये सभी जानते हैं कि ये दोनों ही टाइम के स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि एमसीयू के अंदर ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर दोनों ही बहुत वीक थे, पर मार्वल कॉमिक्स में कलेक्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ग्रैंड मास्टर तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर बात करें एज की, तो एज के मामले में ग्रैंड मास्टर कलेक्टर से भी ज्यादा बड़ा है। नंबर 4 डोरमामू। तो डोरमामू वही कॉस्मिक एंटिटी है जिसे हम सभी ने डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी के अंदर देखा था। डोरमामू एक टाइमलेस बीइंग है और ये डार्क डायमेंशन को रूल करता है। अब डोरमामू टाइमलेस बीइंग भी इसीलिए है क्योंकि इसका जन्म फेल्टाइन नाम की एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन में हुआ था, एक ऐसा डायमेंशन जहाँ पर टाइम ही एक्सिस्ट नहीं करता। और क्योंकि डोरमामू टाइम के भी परे है, इसीलिए वो खुद भी नहीं जानता होगा कि वो कितने साल का है। यहाँ तक कि डोरमामू तो ये भी नहीं जानता कि टाइम होता क्या है, और इस बात का पता भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में ही लगा था, क्योंकि वहाँ पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को टाइम लूप में फंसाते हैं, तब डोरमामू को टाइम का ये कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसीलिए अगर डोरमामू की एज की बात करें तो इसकी एज करोड़ों साल है, और मार्वल यूनिवर्स के अंदर ये वॉचर्स, कलेक्टर और इवन ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा टाइम से एग्जिस्ट करता आ रहा है।
नंबर 3, सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल्स वो कॉस्मिक एंटिटीज हैं जिन्होंने एमसीयू के अंदर यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वह यूनिवर्स जिसके अंदर आज हम सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, और इन सभी यूनिवर्सेस के क्रिएटर सेलेस्टियल्स ही हैं। हालांकि कुछ सेलेस्टियल्स की एज बहुत ही कम है और कुछ तो अभी भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि सेलेस्टियल्स एक पूरी रेस है जो कि करोड़ों सालों से जिंदा है, इसीलिए ये सब इस लिस्ट के अंदर इतना ऊपर है। और इनमें से वो सभी सेलेस्टियल्स जो कि क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, जैसे कि अरिशियम द जज, उनकी एक्चुअल एज के बारे में तो किसी को पता भी नहीं है। पता है तो सिर्फ ये चीज कि सेलेस्टियल्स यूनिवर्स के सारे बींग्स में से सबसे पुराने हैं। नंबर 2, इटर्निटी। तो इटर्निटी एमसीयू में सबसे पहले नजर आई थी थॉर की 4th फिल्म थॉर लव एंड थंडर के अंदर। इटर्निटी एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि यूनिवर्स, टाइम, स्पेस इन सबसे परे है, क्योंकि सही मायनों में देखा जाए तो इटर्निटी पूरे मार्वल मल्टीवर्स का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, जो कि खुद मार्वल मल्टीवर्स में समाई है और पूरा मार्वल मल्टीवर्स इटर्निटी के अंदर समाया है। और अब तक इन करोड़ों सालों में जो भी कुछ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हुआ है वो सब इटर्निटी के सामने ही हुआ है, और इसीलिए इटर्निटी डोरमामू और सेलेस्टियल्स जैसे कॉस्मिक एंटिटी से भी ज्यादा पुरानी है। नंबर 1, द लिविंग ट्राइब्यूनल। तो लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल का वो कॉस्मिक एंटिटी है जो कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स के भी परे है, और यही वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल मल्टीवर्स में होने वाली हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मार्वल मल्टीवर्स के जो 4 एम्बॉडीमेंट्स हैं, यानी कि इटर्निटी, इन्फिनिटी, ऑब्लिवियन और डेथ, ये चारों भी द लिविंग ट्राइब्यूनल के कहने पर ही काम करते हैं। द लिविंग ट्राइब्यूनल का काम है पूरे मार्वल मल्टीवर्स के बैलेंस को बनाए रखना, और इसके लिए अगर कहीं क्रिएशन करना हो या फिर कहीं डिस्ट्रक्शन करना हो तो वो काम लिविंग ट्राइब्यूनल अपने 4 एम्बॉडीमेंट्स के थ्रू करवाता है। लिविंग ट्राइब्यूनल अभी तक के बताए गए सारे कैरेक्टर्स में सबसे पुराना है, और अगर बात करें लिविंग ट्राइब्यूनल की एज की तो इसकी एज इतनी ज्यादा है कि उसे नंबर्स में भी काउंट नहीं किया जा सकता, और इसीलिए पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर द लिविंग ट्राइब्यूनल सबसे ओल्ड कैरेक्टर है। तो यही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 15 सबसे ओल्ड कैरेक्टर्स थे। वैसे आपको ये वीडियो और ये कैरेक्टर्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी इन्फिनिटी वॉर कॉमिक सीरीज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स में ओके या फिर यस जरूर लिखिए, क्योंकि आप सभी के लाइक और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कई कमाल की कॉमिक सीरीज को देखना चाहते हैं तो मैं आपको कई सारी कमाल की कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा, जैसे कि सिविल वॉर 2, सीक्रेट एम्पायर कॉमिक सीरीज, हल्क की वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज, थॉर की गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन सीरीज, और तो और अगर आप चाहें तो सिम्बियोट्स के गॉड नल की भी कॉमिक सीरीज देख सकते हैं, जिस कॉमिक सीरीज का नाम है किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज। मैं इन सारी कॉमिक बुक सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर हमारे चैनल में जाकर इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप ये सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।